हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम आपको इम्परेटिव सेंटेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना बताएंगे। अभी तक सारे टेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना बताया गया। तो आप जानते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंसेस आर नोन फॉर सम स्पेशल रिक्वेस्ट, ऑर्डर एंड सजेशन, प्रपोजल। जिन सेंटेंस में, जिन वाक्यों में हमें किसी आज्ञा, प्रस्ताव और सलाह, सुझाव, परामर्श या निवेदन आदि का बोध होता है, that sentences are known as imperative sentence। वे सेंटेंस imperative sentence के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल आपके सामने दिए हुए हैं। imperative sentence के एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना बहुत इजी है, आपको केवल थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे दिया है गो अवे, ठीक है, तो इसमें है आदेश देने का वर्क हुआ है गो अवे, तो हम इसकी स्टार्टिंग जो है यू आर ऑर्डर्ड, उसके बाद में जो वर्ब है वो उससे पहले टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जो मेन वर्ब है इससे पहले टू का प्रयोग करेंगे और सेंटेंस को ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो यू आर ऑर्डर्ड प्लस टू और उसके बाद में गो अवे, जो कि यहाँ पर लिखा ही हुआ है। ठीक है, तो यदि आदेश देने का काम हुआ तो उसमें यू आर ऑर्डर्ड, यदि रिक्वेस्ट होता तो यू आर रिक्वेस्टेड, और यदि प्रपोजल होता तो यू आर प्रपोज का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा सेंटेंस, इन सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के दूसरे नियम से भी कर सकते हैं, जैसे ब्रेक द वॉल। ठीक है, तो इसका हम लेट का प्रयोग करके भी बना सकते हैं, ब्रेक द वॉल। ठीक है, जैसे यहाँ पे है गो अवे, इसमें भी आदेश है, एंड दूसरा है ब्रेक द वॉल, इसमें भी ऑर्डर है, तो हम लेट का जो लेट का यूज करके भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जब लेट करेंगे तो उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा पहले, उसके बाद में बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जैसा आप जानते हैं कि एक्टिव से पैसिव चाहे जहाँ बनाई जाती हो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। ठीक है, तो उसके बाद में जैसे ब्रेक द वॉल है तो सबसे पहले लेट, उसके बाद द वॉल बी ब्रोकन। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेंटेंस है प्लीज हेल्प मी। अब इसमें आप जानते हैं जब भी प्लीज या काइंडली दो वर्ड ऐसे हैं जो रिक्वेस्ट दर्शाते हैं, था जहां कहीं भी प्लीज या काइंडली लगा हुआ है वो सेंटेंसेस आप सेलेक्टली रिक्वेस्ट प्रकट करेंगे। तो यहाँ प्लीज हेल्प मी, तो इसके लिए यू आर रिक्वेस्टेड, जैसे यहाँ पे लिखा है यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद में हेल्प। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हेल्प द पुअर, तो इसको भी हम दो प्रकार से बना सकते हैं, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। ठीक है, और दूसरा तरीका है लेट का प्रयोग करके हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, लेट द पुअर बी हेल्प्ड। ठीक है, तो ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस है, एक्टिव से पैसिव वॉइस इस तरह से बनाया जा सकता है। हाय स्टूडेंट्स, आज हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताएंगे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है और इन वाक्यों का हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, ये पूरा जो है हम आपको आज के इस वीडियो लेक्चर में बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है इसको जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है इसकी पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, और दूसरी चीज ये है कि इसमें कार्य की अनिश्चितता होती है। ठीक है, जो भी वर्क होता है प्रेजेंट के अंतर्गत उसमें क्लेरिफिकेशन नहीं होता है, अर्थात अनिश्चितता होती है। ठीक है, जैसे वो वर्क करता है, ठीक है, वो खेलता है, जाता है, हंसता है, रोता है, दौड़ता, खेलता, बट कब से और कब तक ये डेफिनेट नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इंडेफिनिट टेंस, और इसीलिए इनडेफिनिट अर्थात अनिश्चित, ठीक है, टेंस कहलाता है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले आप इसकी पहचान नोट कीजिए। अगर लिख रखा है तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। ठीक है, वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। आइए आप जानते हैं कि सेंटेंस जो इस सेंटेंस के अंतर्गत है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, तो सबसे पहले आप देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो सबसे बहुत अच्छा
रूल्स होता है इसका। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, ठीक है। और उसके बाद में अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है और सिंगुलर नाउन है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यस या ईएस जोड़ा जाएगा। और अगर प्लूरल नाउन है, प्लूरल नंबर है यानी सब्जेक्ट इसका प्लूरल है तो उसमें केवल वर्ब होगी, यस या यस नहीं होगा। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। अगर यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तब ही यस या यस इसमें जोड़ा जाएगा, और अगर प्लूरल नंबर है तो उसमें यस या यस का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। आइए कुछ एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। पहले पहचान नहीं लिखा होगा। पहले सबसे पहले ध्यान दीजिए कि वो पढ़ता है, ठीक है, तो इसमें लास्ट में ता है। और अक्सर जो बच्चे गलती करते हैं, सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें कभी भी जिन यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वो सारे वाक्य जिसमें ता है, ती है, ते हैं आदि सब जाते हैं, ठीक है, उसमें है कि अंग्रेजी इज नेवर यानी कभी भी नहीं मिली करती है। और अक्सर बच्चे इसकी अंग्रेजी लिखते हैं जो कि गलत है, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, हम सब्जेक्ट देखेंगे जो मैंने स्ट्रक्चर लिखाया है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस का सबसे पहले हमने क्या लिखा है, सब्जेक्ट लिखा, ठीक है। दूसरी चीज बताई थी हमने, सब्जेक्ट इसका क्या है, ही। दूसरी चीज बताई थी अगर इसका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यस या यस रहेगा, और अगर प्लूरल है तो इस केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा, ठीक है। तो वर्ब इसमें क्या है, पढ़ना की अंग्रेजी क्या होगी, रीड। चूंकि सिंगुलर है तो इसलिए हम यहाँ पर यस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ही रीड्स, बस हो गया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट है इंग्लिश में, ठीक है। अगर ये होता वे पढ़ते हैं, तो इसका ट्रांसलेट होता दे रीड। क्या डिफरेंस है दोनों में, क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए इसमें यस लगा है, और ये प्लूरल है दैट्स व्हाई इट इज नॉट रिटन हियर, ठीक है। इसमें प्लूरल होने के कारण यस नहीं लिखा गया। तो सेंटेंस चाहे जितना बड़ा हो इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको दूसरा एग्जांपल देखिए, वे अपने विद्यालय प्रतिदिन पढ़ने जाते हैं। ठीक है, वे अपने विद्यालय प्रतिदिन पढ़ने जाते हैं। तो सब्जेक्ट इस करते हैं, वर्ब है पढ़ने, ठीक है, पढ़ने जाना, ठीक है। मेन वर्ब है जाना और पढ़ना। तो वे अपने विद्यालय प्रतिदिन पढ़ने जाते हैं। तो सबसे पहले आप दे लिखेंगे, उसके बाद में प्लूरल है, वर्ब क्या है, वो। कहाँ जाते हैं, स्कूल। डेली टू रीड। आप दो तरीके से कर सकते हैं सेंटेंस को। इस रीड को आप पहले भी लिख सकते हैं, जैसे दे गो टू स्कूल टू रीड डेली, ठीक है। बट फर्स्ट इज मोर बेटर देन सेकंड। पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से ज्यादा बेटर है। आइए इसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब यस या यस, नेगेटिव तथा इंटरोगेटिव आदि में हेल्पिंग वर्ब इसकी डू या डज। सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ में
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू। ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस जो हम बनाएंगे उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर रिगार्डिंग टू सब्जेक्ट डज या डू या डज, उसके बाद में नाउन जो कि सेंटेंस निगेटिव है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें यस यस नहीं लिखना है और ऑब्जेक्ट प्लस रिमाइंडर दे दीजिए। तो ये होता है। ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर यू कैन मेक सेंटेंसेस नेगेटिव इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, अब देखिए हम इसका कंप्लीट कैसे कर सकते हैं। जैसे कोई भी सेंटेंस है, वे ऐसा कार्य नहीं करते हैं, वर्ब है इसमें करना। ठीक है, वे ऐसा कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट इसका वे है, यू नो दे इज प्लूरल दैट, तो यहाँ पर हम डू या डज में से एक लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे डू, क्योंकि ये प्लूरल है। दे डू, उसके बाद में लीड बनने में तो नॉट का प्रयोग होगा, दे डू नॉट। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए मेन वर्ब भी आपकी डू है और यहाँ डू का प्रयोग एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है कि डबल डू का प्रयोग क्यों किया गया। फर्स्ट हमने डू ऐड किया एज ए हेल्पिंग वर्ब एंड आई विल सेकंड यूज डू एज अ मेन वर्ब। दे डू नॉट डू, वे ऐसा कार्य नहीं करते, और ऐसा कार्य कहते होती है सच वर्ब, सच वर्ब। ठीक है, दे डोंट डू सच वर्ब, वे ऐसा कार्य नहीं करते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, वह मंदिर नहीं जाती है। यहाँ आपका सब्जेक्ट प्लूरल था, बट यहाँ पे सिंगुलर है। ठीक है, वह मंदिर नहीं जाती, दैट्स व्हाई दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज फेमिनिन जेंडर, और फेमिनिन जेंडर की वह की लिस्ट सी होती है, सी, और चूंकि सी सिंगुलर नाउन है इसलिए हम इसके साथ में डू का प्रयोग कर नहीं सकते। क्या होगा डज, सी डज नॉट गो, कहाँ जाती टू टेम्पल, वो मंदिर नहीं जाती। तो ठीक है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ। आइए देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बना सकते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस आप जानते हैं दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वे होते हैं जो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं, एंड सेकेंड वे होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड या प्रश्नवाचक वाक्य से स्टार्ट होते हैं। तो आप जानते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वे होते हैं जो हम ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट करते हैं, एंड सेकेंड वे होते हैं जिनको हम क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, या यूँ कह सकते हो जिसका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है। ठीक है, वे पहले प्रकार के होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन होते हैं, और दूसरा वे होते हैं जिनका उत्तर यस या नो में ना दिया जा सकता है, या उनका उत्तर देने के लिए हमें कुछ डिटेल बताने की आवश्यकता होती है। ठीक है, वे सेकेंड टाइप होते हैं। तो जो फर्स्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं, जो फर्स्ट टाइप के इंटरोगेशन होता है, उसका हम एक ट्रांसलेट किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले देखिए स्ट्रक्चर लिख लीजिए फर्स्ट टाइप का। फर्स्ट टाइप इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, राइट, सॉरी ये चूंकि इंटरोगेटिव है तो सबसे पहले आपको डू या डज लिखना है, डू या डज लिखना है। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप का है। यू शुड अंडरस्टैंड फर्स्ट टाइप सेंटेंसेज आर दैट स्टार्ट्स विथ ऑक्सिलरी वर्ब। जो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं वे फर्स्ट टाइप के इंटरोगेटिव वाक्य होते हैं, और इसमें सबसे पहले हमको डू या डज का प्रयोग करना है।
कहाँ पे डू करेंगे, कहाँ पे डज करेंगे, ये अकॉर्डिंग टू अफर्मेटिव सेंटेंसेस ही प्रयोग होगा। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सिंगुलर नाउन के साथ डज होता था, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस में जैसे सिंगुलर नाउन के साथ डज होता था, प्लूरल के साथ डू होता था, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ भी सिंगुलर नाउन के साथ में डज होगा एंड प्लूरल नाउन के साथ में डू होगा, ठीक है। उसके बाद में हमें सब्जेक्ट लिखना है। यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है और ऑब्जेक्ट लिखना है प्लस रिमाइंडर लिखना है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। तो ये दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ योर फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस, ठीक है। ऑन अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर यू कैन मेक ट्रांसलेट इजीली। इस स्ट्रक्चर के अनुसार आप जो है ट्रांसलेट को आसानी से बना सकते हैं। जैसे क्या वे पढ़ते हैं, ठीक है। क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह हंसती है, क्या लड़के क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। ये सारे इंट्रोगेटिव हैं, इसलिए सबके लास्ट में इंट्रोगेटिव का मार्क भी अनिवार्य है। तो पहला देखिए, जैसे क्या वे पढ़ते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट इसका प्लूरल है और मैंने यहाँ बताया है अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू और सिंगुलर है तो डज, ठीक है। तो यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर डू का प्रयोग होगा। डू है कि अंग्रेजी के लिए इज एम आर का प्रयोग नहीं होता है, तो डू दे रीड। दूसरा सेंटेंस है क्या वो स्कूल जाता है, यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज का प्रयोग करेंगे। डज ही गो टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वो हंसती है, डज शी लाफ। और नेक्स्ट सेंटेंस है क्या लड़के क्रिकेट खेलते हैं, तो डू क्योंकि प्लूरल है लड़के, डू द बॉयज प्ले क्रिकेट। ये पहला प्रकार होता है। और दूसरा सेंटेंस जो होता है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप वे होते हैं जो एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट ना हो करके क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, या यूँ कह सकते हैं जिनका आंसर डिटेल में देने की आवश्यकता होती है, वो सेकेंड टाइप क्वेश्चन आंसर होते हैं, ठीक है। तो इसका हम जो है ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। क्यू डब्ल्यू का अर्थ है क्वेश्चन वर्ड, यानी क्वेश्चन वर्ड चाहे जो भी हो, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, व्हिच, हुम, हाउ, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन वर्ड जो भी हैं सबसे पहले वो लिखा जाएगा और उसके बाद में डू या डज में से एक, ठीक है। इन दोनों में से एक लिखेंगे आप। और इनमें कैसे एक लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू बेसिक रूल्स, अर्थात सिंगुलर है तो डज एंड प्लूरल है तो डू। नेक्स्ट होगा आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, उसके बाद में सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा और क्वेश्चन मार्क। यदि रिमाइंडर में कुछ बचता है तो अदर ऑब्जेक्ट या रिमाइंडर लिख सकते हो, रिमाइंडर प्लस क्वेश्चन मार्क। तो एग्जांपल देखते हैं, क्या वे फूल तोड़ते हैं, अब यहाँ पर वे प्लूरल सब्जेक्ट है, क्वेश्चन वर्ड फर्स्ट आया है, ये सेकेंड टाइप का होगा, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप का है लेकिन यहाँ हम आपको सेकेंड टाइप की सेकेंड टाइप को ट्रांसलेट करना बताएंगे। तो ये जो है फर्स्ट टाइप में है, क्या वे फूल तोड़ते हैं, ठीक। अगर हम इसको सेकेंड टाइप बनाएंगे तो सेंटेंस ऐसा लिखा जाएगा, वे फूल क्यों तोड़ते हैं, वे फूल क्यों तोड़ते हैं,
ठीक है। अब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, हम इसकी स्टार्टिंग जो है शुरुआत सबसे पहले जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, अर्थात अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर, ठीक है, इसी के अनुसार सेकेंड टाइप लिखा जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा है, क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, क्यों, वाई, ठीक है, वाई, चूंकि सब्जेक्ट इसका प्लूरल है इसलिए डू या डज में से क्या लगाएंगे, डू का प्रयोग होगा, वाई डू, और उसके बाद में हमें सब्जेक्ट लिखना है दे, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है प्लक, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखना है द फ्लावर, क्वेश्चन मार्क लगाना, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वह क्या करता है, सब्जेक्ट इसका प्लूरल है, व्हाट, तो डज होगा, डज ही डू, यहाँ पे ये डू मेन वर्ब है और ये डज जो है हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वे कहाँ रहते हैं, तो वेयर की स्पेलिंग होती कहाँ, इसके साथ में प्लूरल है डू, दे, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है जिससे हम जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को, हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में चेंज कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक रूल्स होता है, जैसे सेकेंड वाले में लिखे हो तो उसमें लिखे, यदि, नोट कीजिए कॉपी पे, यदि प्रश्नवाचक वाक्यों में सब्जेक्ट हु होता है, यदि प्रश्नवाचक वाक्यों में सब्जेक्ट हु होता है, अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य हु से स्टार्ट होता है, तो उसके साथ में डू या डज का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाया जाता है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाया जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, तुम्हें कौन पढ़ाता है, अब यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, ठीक है, और यह इसकी स्टार्टिंग होनी चाहिए, हु से होनी चाहिए, ठीक, बट मैंने ये बताया है अभी रूल्स में, इससे पहले लिखाया है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो उसके इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद में डू या डज का प्रयोग करते हैं। बट यहाँ जहाँ सब्जेक्ट स्वयं प्रश्नवाचक वाक्य होता है, यहाँ पर सब्जेक्ट हु है, यानी पढ़ाने का कार्य जिसके द्वारा होता है वो स्वयं हु है, ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पर जो है डू डज का प्रयोग नहीं होगा। दिस सेंटेंस इज कन्वर्ट इनटू इंग्लिश अकॉर्डिंग टू अफर्मेटिव सेंटेंसेस रूल्स, ठीक है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल के अनुसार चेंज होगा। अब हु है, हु सिंगुलर नाउन है, जाहिर सी बात है, ठीक है, तो इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच और इसके साथ में यस या यस का प्रयोग होगा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसलिए यस ही होगा, हु टीच यू, ठीक है, ये विशेष है, इसको ध्यान देना है आपको। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम चेंज करना बताया, किस प्रकार से हिंदी वाक्यों को आप, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों को आप इंग्लिश में किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर इसमें हो निगेटिव सेंटेंस है, तुम्हें कौन नहीं पढ़ाता है, ठीक है, तो उसके साथ में हु डज नॉट टीच यू होगा, डज नॉट का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस के अनुसार किया जाएगा। अगर इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस है, ध्यान दीजिए, इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो इसमें सबसे पहले डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमाइंडर प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जैसे क्या वे
नहीं पढ़ते हैं। तो हो जाएगा डू दे नॉट रीड। अगर सेकेंड टाइप वाला है, वे क्यों नहीं पढ़ते हैं, तो इसका हो जाएगा व्हाई डू दे नॉट रीड। तो अर्थात अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो इसमें आपको सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले दोनों प्रकार के वाक्यों में नॉट का प्रयोग करना है। कहाँ करना है? सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले। धन्यवाद।